तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Why? No. What are the codes of ethics in finance? पढ़ रहे थे codes of ethics in finance. Number one, many moral codes are supposed to be followed by finance related behavior, okay, of a company towards its employees also, customer also, public and stakeholders too. So all these codes should be followed by finance related institutions, okay, and these are finance related. All these codes should be reflected in their finance related behavior, okay, finance related behavior of company towards its employees, okay, towards its customer, towards general public, and towards its stakeholders. So I'm listing all these codes. Number one is आपका acting with honesty, and integrity. While handling dilemmas, जब अंतर्द्वंद हो जाए, मान लिया बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, आपके आंख में लालच वाली चमक आ गई, ओके, आप सोचोगे कि इसमें इतना मार लें, आप नहीं, कोई XYZ, तो ये एक तरह का डिलेमा उसके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वो कोड का, एथिकल कोड का पालन करेगा, एथिकल कोड क्या कहता है? ऑनेस्टी, तो वो इस डिलेमा से निकल जाएगा और वो ऑनेस्टी का पालन करेगा, तो वो उस पैसे को एप्रोप्रिएटली हैंडल करेगा। सो ये डिलेमा ऑफ द वर्ल्ड, acting with honesty and integrity while handling dilemmas of the world of finances, the world of finances, okay, ये हो गया आपका फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड वन इज one should not associate with any real or clear conflicts of interest. One should not, यहां लिखोगे एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स, तो इसको वन नहीं लिख सकते, इसको लिखोगे नॉट एसोसिएटिंग with any real, either real or clear conflicts of interest in personal interest in personal or company relationship, either personal or company relationships. Relationships
ठीक है, यानी ये लोग जो हैं, कौन लोग? कंपनी के एम्प्लॉय, कस्टमर, जनरल पब्लिक और स्टेक होल्डर। दे शुड नॉट एसोसिएट विथ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल और कंपनी रिलेशनशिप्स। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इफ यू आर पार्ट ऑफ ए कंपनी, दिस इज कंपनी एंड दिस इज यू, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, लेकिन कंपनी को गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। दैट मीन्स you have conflict of interest with the company. कंपनी तो सैलरी दे ही रही है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी को लॉस हो रहा है। आप कंपनी के से अनफेयर मीन्स से वो पैसा उगाही कर रहा है। ओके, तो अगर कंपनी का गेन हो रहा है तब देखना पड़ेगा ये गेन क्या ज्यादा हो सकता था, उसके मुकाबले अब थोड़ा गेन हो रहा है, तो बीच में ये कौन चुराया, जिसने गड़बड़ की। तो यहाँ पर यानी सिर्फ गेन ही हो रहा है, यही इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वो व्यक्ति जो है सही से काम कर रहा है। तो ये सब सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, सब ऑडिट किया जाता है सबका। हर कंपनी के अंदर अपना इंटरनल उनका सिस्टम होता है कि प्रॉपर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो। कंपनी क्यों जरूरत समझती है? क्योंकि अगर कंपनी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करेगी तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, बढ़ जाएगा और एक दिन कंपनी डूब जाएगी, कस्टमर विश्वास नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी उसको लाइसेंस रद्द कर देगी। ओके, अगर घोटाला करेगा तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए कंपनी खुद ही अपने आप सुरक्षा के लिए एक इंटरनल उसका होता है सिस्टम, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उसका इंटरनल सिस्टम भी गड़बड़ करे तो गवर्नमेंट भी उन पर नजर रखती है। उनका रेगुलेटरी बॉडी होता है गवर्नमेंट का, आपने नाम सुना होगा सेबी का, सुने हैं नाम आप लोग स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे देश में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में है उसके ज्यूरिस्डिक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है, उसको डील करती है। अगर कोई कंप्लेन गया, जैसे वोडाफोन का कंप्लेन गया गड़बड़ कर रहा है, तो इस तरह किसी कंपनी का कंप्लेन जाएगा इसके पास, अलग अलग तरह का मार्केट का कंप्लेन ये ठीक है। सेबी के पास कंप्लेन गया सत्यम कंप्यूटर का, एक्शन लिया। ओके, इसी सेबी के अंदर भी फिर बहुत सारे चैनल, टीवी चैनल, नहीं वो आता है ट्राई के अंदर, सॉरी वो ट्राई के अंदर, वो अलग चीज है सेबी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना कर दी थी बहुत पहले ही, 1988 में ही। ओके, उसके बाद ये, लेकिन इसको पावर्स जो है, स्टैट्यूटरी पावर्स जो है वो 92 में मिला। उसके बाद इट स्टार्टेड फंक्शनिंग बाय एक्वायरिंग द पावर। ओके, तो ये सब ध्यान रखती है, यानी सेबी उस पर नजर रखेगी। कंपनी इनने पूरा, अगर मान लिया कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जो है, सीईओ जो है, वही गड़बड़ी कर दिया, ओके, तो अब नीचे वालों को तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पता नहीं रहेगी, तो तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन इन थोड़े दिनों के बाद पता चल जाएगा यहाँ अकाउंट्स में गड़बड़ है, सेबी इसको पकड़ लेगा, फिर इसके ऊपर वो एक्शन लेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल सहारा इंडिया के ऊपर सेबी ने जबरदस्त एक्शन लिया हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसा के साथ इन्होंने तालमेल किया और उनके पैसे को इन्होंने डुबा दिया, और उनका इन्वेस्टर्स का कोई अकाउंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो उसके ऊपर चल रहा है, क्या सेटलमेंट होता है वो बात की बात है। तीसरा इसका है कोड ऑफ एथिक्स इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
that is full unless otherwise stated as confidential. फुल किसका है, खचर खचर बंद करो। जितेश महानुभाव है, यही खचर पचर कर, अब नहीं सुनेगा तो मैं नाम लूंगा। जितेश हैं, वो हमारी आवाज समझ में नहीं आ रही है तो म्यूट करना है। अभी तो मैं खुद म्यूट चल जाएंगे नेक्स्ट शाम को 5 बजे मैं रिमूव कर देता हूँ। इज रिमूव। Full information should be full, accurate, fair, complete। जैसे कोई खाने का पदार्थ आपने खरीदा तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ऑनेस्टली उसमें कितनी मात्रा में वो लिखे हुए होने चाहिए। कोई खराब तत्व उसमें मिला हुआ हो और वो छुपा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, पता चल गया, किसी एक पैकेट में भी निकल गया, इसीलिए इनको काफी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। रिलीवेंट, ये अपना सिस्टम रखते हैं, रिलीवेंट क्वालिटी, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल। रिलीवेंट आपका उसके बाद है सब कॉमा है यहाँ, ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडेबल, स्टैंडेबल एंड टाइमली। ये पैड पर हाथ का पसीना आ गया लिखते लिखते, इसीलिए लिखा नहीं रहा है। रुको इसको पोंछने दो इसको। तो राइटिंग डिवाइस है, उसको मैं स्टाइलस पेन से लिखता हूँ। Moist, so unstable and time, unstable का क्या पूरा लाइन फिर से पढ़ देते हैं। Providing information that is full, accurate, fair, complete, relevant, objective, understandable, and timely. Timely in and for different reports and documents। जैसे कोई कंपनी अपना प्रोग्रेस एनुअल रिपोर्ट बना रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रही है, क्वार्टरली रिपोर्ट बना रही है, तो वो सब सही सारा इंफॉर्मेशन उसमें देगा। ये नहीं दिखाएगा कि अपने प्रॉफिट को घटा करके दिखाए या अननेसेसरली बढ़ा के दिखाए। कुछ कंपनियां पहले ये सब चलता था गड़बड़, शेयर मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए वो गलत फिगर प्रेजेंट कर दिया कि हमारा कंपनी प्रॉफिट में है काफी, तो उसके शेयर का वैल्यू फिर भाग जाएगा। तो उसने अनफेयर मीन से धोखा दे करके आंख में धूल झोंक करके पैसा बटोरा। ओके, या कोई कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर है, वो चाहती है बैंकरप्सी लॉ से के थ्रू निकल के भागना। ठीक है, जैसे विजय माल्या जैसे लोग, तो उन्होंने भी फाइल किया कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो बैंकरप्ट होने का मतलब है कि सरकार फिर अब आपसे कुछ वसूली नहीं कर सकती, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया तो। लेकिन वास्तव में बैंकरप्ट तो है नहीं, वो उसने सारे अपने प्रॉपर्टीज को बेच दिया, या कहीं पर या तो बैंक के कब्जे में है, सील है, या उसने सेल आउट कर दिया, या सेबी ने सीज कर लिया उसको। तो इस तरह से वो दिखा देगा मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास बैंक में बैलेंस नहीं, हम हो गए फकीर, अब हमसे क्या लोगे तुम। ओके, तो वो कहीं झूठ तो फेक तो नहीं कर रहा है,
दे आर प्लेइंग विद द नंबर्स, तो उसको भी कैच किया जाता है। और जो एक पर्टिकुलर कंपनी रन कर रही है, हर साल वो अपना रिपोर्ट बनाएगी, कौन एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, किस में कंप्लेन ज्यादा आ रहा है, किस वर्टिकल यूनिट में ज्यादा कंप्लेन है, किस हॉरिजॉन्टल यूनिट में ज्यादा, सो मेनी क्वेश्चंस, वो सारे उनके डिटेल्ड रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उन सारे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स का एक बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक, फेयर, कंप्लीट हो, रिलीवेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, समझने लायक हो और टाइमली हो। 2020 का रिपोर्ट 22 में नहीं आए, ओके, 2020 का रिपोर्ट 2020 के अंत में आ जाए। तो इस तरह से रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, रिपोर्ट पब्लिश करना, कंपनी का अपना इंटरनल रिपोर्ट्स। चौथा है एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ all the applicable rules, all the applicable rules, लॉज, रूल्स हो गया कंपनी के अंदर का, लॉज हो गया उस स्टेट का या कंट्री का लॉज, और रेगुलेशन एंड रेगुलेशंस जो है इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। रेगुलेशंस जैसे रेगुलेटरी बॉडी अभी बताया, सेबी, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो बाहर से ध्यान रखती है, इनका रेगुलेट करती है, उनके लिए सब सीमा तय है कि इतना से ज्यादा ये नहीं कर सकते, इतना से ज्यादा ये नहीं कर सकते, ओके। जैसे कोई आज पहले मोबाइल कंपनी रिचार्ज में बहुत सारा ऑफर देता था, ओके, फ्री है, 30 रुपया दो, 60 रुपया का टॉक टाइम पड़ाओ, फ्री में सिम लो, ऐसे करके बहुत ऑफर। बाद में सेबी ने सबको कट किया, क्या चल रहा है, ओके। इससे क्या होता था, दूसरे कंपनी जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, वोडाफोन, आइडिया, ये सबको नुकसान होता था, इनके महंगे प्लान चल रहे हैं, और कोई नया कुकुर मुत्ता जैसा कंपनी आया यूनिनोर टाइप का, उसने बोल दिया 20 रुपया में लो एक सिम पाओ, 100 रुपया का टॉक टाइम लो और इतना 1 GB डेटा लो, लाइक दिस, कम पैसा में बहुत ज्यादा दे रहा है, बम्पर। तो इस सबको बंद कराया। तो ऑल रूल्स एप्लीकेबल रॉ, ये रेगुलेशंस, इंटरनल रेगुलेशन कंपनी के अंदर, और कंपनी को बाहर से रेगुलेट करने के लिए बॉडी लाइक सेबी, दिस विल एक्ट, और ये कंपनी का अपना रेगुलेटरी बॉडी होगा। कंपनी अपना रेगुलेटरी बॉडी अगर नहीं रखेगा तो बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारा गड़बड़ी होगी, और उससे भी आराम से इसको पकड़ लेगा। अंदर वाले रेगुलेटरी बॉडीज का काम ये है कि हमेशा अंदर सारे कानून, लॉ, रूल्स का पालन करते रहें, उल्लंघन ना हो। रेगुलेशन इस तरह से बना है कि लॉज एंड रूल्स का उल्लंघन ना हो, और हम सेबी की पकड़ से बचे रहें, क्योंकि अगर सेबी पकड़ लिया तो सेबी विल इम्पोज hefty fine and they will arrest top managers also, they can arrest। अभी देखो सारा इंडिया का सुब्रत राय जेल में बंद है, बड़ा मालिक है, बहुत पैसा, हजारों करोड़ का, अब जेल में सड़ रहा है। तो ये इसलिए बचने के लिए इंटरनली वो रखेंगे रेगुलेटरी बॉडी, ताकि वो सारे रूल्स और लॉज का पालन करे कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 क्लियर टू यू? फोर्थ कोड ऑफ कंडक्ट in ethics, in finance? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fifth one is acting responsibly. Responsibly and in good faith with due care देखो ना, हम लिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, किसी का वीडियो आ जाता है तो पूरा वो हो जाता है। कोई नहीं, आप लोग वीडियो को हमेशा ऑफ रखना। अभी एक किसी का वीडियो आया फिर ऑफ हो गया तुरंत 2 सेकंड। एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली एंड इन
एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली, कौन करेंगे रेस्पॉन्सिबली एक्ट, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं वो कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के कस्टमर्स, जनरल पब्लिक और स्टेक होल्डर्स, इन सब पर लागू होती है। तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज के माध्यम से अपने कस्टमर के प्रति रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा, उनके साथ गुड फेथ में रहेगा, उनका प्रॉपर केयर लेगा। ओके, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं बैंक्स में, वो केयर लेते हैं। सर आपका एफडी मैच्योर करने वाला है, आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे या आप अकाउंट में पेमेंट चाहते हैं, एक दो दिन पहले ही बोल देगा। या कुछ ऐसा रिलेटेड सर्विस है जो आप देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको पहले फोन आएगा कि अब खत्म होने वाला है, क्या करना है, आपको रिचार्ज फिर से करना है या बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। क्योंकि वो सब, जैसे कोई किसी का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस लिए हुए है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, वो 5 दिन बाद एक्सपायर करने वाला है, तो 1 महीना पहले से ही उसके पास फोन आना शुरू हो जाएगा कि सर रिन्यू करवा लीजिए इसको, नहीं तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा और कहीं आपको ठोला पकड़ लिया तो मांग लेगा इंश्योरेंस, तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप मुसीबत में फंस जाओगे, मतलब जेल जाना पड़ जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, तब तो बहुत मुश्किल है उसमें। तो इस तरह से केयर भी कर रहे हैं वो, ड्यू केयर, और ये जो केयर कर रहे हैं विथ केयरफुलनेस, केयरफुलनेस एंड कॉम्पिटेंस के द्वारा। यानी आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आपको इंफॉर्मेशन या सर्विस या प्रोडक्ट उपलब्ध कराए, वो सहूलियत। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पेन ये बॉल ना नहीं करें। होगा सर? क्या बोले? पेन थोड़ा मोटा नहीं होगा, बॉल कर लीजिए डार्क में। तो हाँ, हो जाएगा। केयरलेस एंड कॉम्पिटेंस मतलब जितनी आपको जरूरत है वो आपके पास पहुंचाए, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए, ठीक है। जिसकी आवश्यकता नहीं है वो जबरदस्ती थोपा नहीं जाए, तो कॉम्पिटेंस के साथ। ये ज्यादा मोटा हो गया ना? अच्छा ठीक है। कॉम्पिटेंस उसके बाद होगा ये एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली एंड इन गुड फेथ विथ ड्यू केयर, केयरफुलनेस एंड कॉम्पिटेंस without any sort of misrepresentation of material facts, कोई भी जानकारी छुपाया नहीं जाए, विदाउट यही चलेगा, यही पेन का थिकनेस, 2 ही ऑप्शन है इसमें। नहीं है, एक और ऑप्शन है, ये ठीक है। आई एम न्यू टू दिस सिस्टम। विदाउट any sort of misrepresentation of material facts, जो भी वस्तु है उसके बारे में जो फैक्ट है
उसको वो जानकारी उपलब्ध कराए, कोई भी गलत जानकारी सही को गलत बना के पेश ना किया जाए। जैसे आप लोग आजकल देखते हो बाजार में प्रचार चलता है तेल का, कोई पर्टिकुलर फला रिफाइंड तेल, रिफाइन ऑयल, इसमें लिखा रहेगा 0%, 0% ट्रांस फैट तो नहीं लिखा रहेगा। ट्रांस फैट 0% होना मतलब प्रोडक्ट विल बिकम वेरी कॉस्टली। ये अमेरिका में चलता है, वहां पर लॉ है कि ट्रांस फैट 0 होना चाहिए। यही ट्रांसपेरेंट हार्ट के डिजीज का यूज करते हैं, तो वहां उसने कानून बना दिया अमेरिका में। हमारे यहाँ नहीं है। तो ये रिफाइन, अब इसमें लिखा रहेगा 0% कोलेस्ट्रॉल। अब सिंपल एग्जांपल देखिए, 0% कोलेस्ट्रॉल लिख दिया और ये रिफाइन ऑयल है। इसका सोर्स क्या है? किसी प्लांट से लिया है, प्लांट सोर्स है, और उसको रिफाइन किया, बहुत सारा फिल्ट्रेशन स्टेज से गुजारा, कुछ केमिकल डाला जिससे उसमें लस्टर चमक पैदा हुआ। उसका जो गंध था ऑलरेडी नेचुरल गंध था, एक्टिव प्रिंसिपल जो थे प्लांट के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, उसको किसी एक केमिकल को डाल करके उनके गंध को उसने हटा दिया, नेचुरल गंध को, और एक आर्टिफिशियल गंध ले आया। उसमें चमक आ गई, दिखने में अच्छा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट लग रहा है, बोतल के आर पार नजर आ गया जा रहा है, तेल गंदला जैसा नहीं है। तो लोगों को लगता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि ये तेल स्वच्छ है, अच्छा है, खाने पर बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन होता उल्टा है। ठीक। और प्लांट सोर्स से ऑब्टेन जो तेल है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनका पार्शियल डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन भी किया जाता है, जिससे इसके जितने भी नेचुरली अकरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के हेल्थ के लिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम थोड़ा सा बायोलॉजी में बताया, फॉर एग्जांपल आ जा रहा है यहाँ पर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें ओमेगा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इसका क्या किया इसने, जो आप बाजार में देखते हो समोसा कचौड़ी जो छनता है मार्केट में, वो सब किसमें छनता है? पाम ऑयल में। पाम ऑयल में मलेशिया से इंपोर्ट होता है ये सब, वहाँ के जंगलों से पाम से ऑयल निकाल के इसको और जो ओरिजिनल पाम ऑयल होता है वो दिखने में थोड़ा डर्टी जैसा, गंदा जैसा लगता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ओमेगा 3 फॉर्म में। लेकिन इनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कि अलमारी पर रखा जा सके, क्योंकि पाम ऑयल आज निकला, हो सकता है 6 महीना के बाद ये बिके, एंड कस्टमर तक पहुंचे, तो इस दौरान जो बोतल में तेल बंद है, नेचुरल अगर बंद रहेगा, तो ये प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब बहुत यूजफुल है, ये एरोमेटिक हो जाता है, नष्ट होने लगता है। तो इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर दिया, यानी इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको नष्ट कर दो, इसको नष्ट कर दिया। अब उसका जो सबसे एसेंशियल फैटी एसिड जो आपके बॉडी को चाहिए वही नष्ट हो गया। अब इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ गया, चमक भी आ गया, गंध भी इसका आर्टिफिशियल हो गया, दिखने में अच्छा लग रहा है, स्वाद भी ठीक ही है, आप इसको यूज करते हो। ओके, इसी तरह सारा कहानी है। सफोला और ये सारे रिफाइन ऑयल जो भी हैं, सबका पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके उसका नेचुरल जो है वैल्यू उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है कंपनी, एंड दिस इज अ क्राइम। अब कंपनी कह रहा है 0% कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में नियम है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ प्रोड्यूस होता है एनिमल्स के द्वारा, और वो भी ऐसे एनिमल्स जो कि मैमल्स हैं, स्तनपायी है, वही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं अपने बॉडी में। तो ये प्लांट सोर्स से है तेल। अब इसमें 0% तो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी नेचुरली ही है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है। तो प्लांट से जो भी तेल निकला, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल या पाम ऑयल, इसमें नेचुरली कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता है। तो 0% कोलेस्ट्रॉल लिखना मतलब इनके डब्बे पर कस्टमर को धोखा देना के बराबर है। यानी उसने क्या किया? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट किया ये कंपनी, 0% कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज 0% कोलेस्ट्रॉल? 0% प्लांट सोर्स से है तो 0% होगा ही। अब अगर मान लो वो घी रहता डिब्बा में, अब उस डिब्बा पर अगर 0% कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है घी के पैकेट पर, तब उसका मतलब है, क्योंकि घी में ये एनिमल फैट है, और कैसा एनिमल है? स्तनपायी है,
स्तनपायी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हम लोग भी स्तनपायी, हमारे अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, गाय भैंस, ओके, घोड़ा बकरी, इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो घी में अब इनके फैट में कोलेस्ट्रॉल सोर्स से ही आ गया, ठीक। तो अगर इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल लिखा है तब इसका वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब इससे कोलेस्ट्रॉल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, दिस घी इज फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल नाउ। लेकिन प्लांट सोर्स से ये जो तेल आ रहा है इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल लिखने का कोई मतलब नहीं, ये ऑलरेडी 0% होता है पहले से ही, समझे। तो ये आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, ये ठग रहा है कंपनी, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ कोड ऑफ कंडक्ट इज आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना होगा। कंपनी के जिम्मेदार पोजीशन पर आप हैं तो उस इंफॉर्मेशन जिसका एक्सेस आपको है, उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस अगर डिफाइंड है कि आपके साथ आपके कलीग्स को भी नॉलेज होना चाहिए, देन यू शेयर, अदरवाइज यू डोंट शेयर, क्योंकि वो उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। सो रिस्पेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, respecting the confidentiality of information which is acquired in the business which is acquired in the business course, जो बिजनेस चल रहा है बहुत दिन से, और इस बिजनेस के पूरा टाइम में स्पैन में जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, वो इंफॉर्मेशन अगर कॉन्फिडेंशियल है तो उसको, और आपको उसके पास एक्सेस है, कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, तो उसको रेस्पेक्ट करिए और कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखिए। Respecting the confidentiality of information which is acquired in the business course and such information should not be used for the personal benefit। पहले क्या होता था, कोई मोबाइल कंपनी है, उसके पास प्रीपेड कस्टमर्स, पोस्टपेड कस्टमर जितने भी हैं, सबका मोबाइल नंबर तो है, जो उसी कंपनी का मोबाइल नंबर है, उनके पास उनका एड्रेस है, उनके पास उसका मोबाइल नंबर तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी है, उनके पास उनका पासपोर्ट साइज फोटो है, एड्रेस है, ओके, ऑल सारा, ये सारा इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। कोई भी कंपनी कस्टमर डेटाबेस है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी है कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे बैंक का एक इंफॉर्मेशन, हमारे कितने कस्टमर हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स, कोई बहुत पैसा वाला कस्टमर्स है, करोड़ों करोड़ रुपया वाला, तो बैंक प्रचार थोड़े करेगा कि मेरे फलना कस्टमर का 500 करोड़ रुपया जमा है, ओके। सो ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी अपने अच्छे से बिजनेस को रन करने के लिए रखा जाता है इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई बिजनेस का एम्प्लॉय बेईमान निकल गया, किसी मोबाइल कंपनी का एम्प्लॉय जो बेईमान निकल गया, तो क्या करेगा, सारे इंफॉर्मेशन का डेटा चुरा लेगा, सबका मोबाइल नंबर, फोटो, एड्रेस, और वो बेच सकता है इस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को, किसी टेली मार्केटिंग ग्रुप को, या और अदर जिसको मोबाइल लगा के ठगना होता है लोगों को, या कुछ उलटपेट वाला, उसको ही बेचेगा। तो बेच करके इसने अपना पैसा निकाल लिया, अपना पर्सनल प्रॉफिट में यूज कर लिया कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया, लोगों ने विश्वास करके अपना इंफॉर्मेशन सबमिट किया, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सब वगैरह, और इसने कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। या बैंक के किसी एम्प्लॉय ने किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के सिग्नेचर को लीक कर दिया। बहुत सारा बैंक में घोटाला होता है, मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। लेकिन अब ये
पहले हो जाता था, अब ये नहीं होता। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कोई भी लार्ज ट्रांजेक्शन करेगा तो फिर वहाँ पर कई सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, OTP, फिंगरप्रिंट मैचिंग, साइन मैचिंग, ओके, एंड दैट पर्सन शुड बी इन फिजिकल प्रेजेंस, वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। पहले कर लेते थे लोग, अभी भी ऑनलाइन में फ्रॉड कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट बट नॉट, फिर सेकेंड लास्ट आपका 7th वन, आपका हो गया प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर। क्वेश्चन आएगा लंबा वाला, इससे पूरा लिख दोगे सारा पॉइंट। ओके, प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आए इसमें से तो आप इसमें आंसर कर सकते हो। ओके, इस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लंबा छोटा जैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको अटेम्प्ट करोगे। प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर among all the associates and stakeholders साथ में हैं, of a company, कंपनी के जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय, ओके, या उसमें इन्वेस्टर्स, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटिव्स ऊपर से लेकर नीचे तक, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सारे हायरार्की, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, सारे एसोसिएट्स और इससे जुड़े हुए इनडायरेक्टली जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी में फिजिकली तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और भी वो टाइम देते हैं, लेकिन वो कंपनी से उनका प्रॉफिट और लॉस से उनका भी प्रॉफिट और लॉस जुड़ा हुआ है। जैसे डीलर, ब्रोकर, स्टॉकिस्ट, ओके, मार्क, उसका प्रमोटर्स, ये सब वो लोग जो है, उन सब के बीच में भी एसोसिएट और स्टेक होल्डर के बीच में एक एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो एथिकल बिहेवियर ऐसा नहीं है कि एथिकल बिहेवियर इज इस्टेब्लिश्ड ना, ये एक एनवायरनमेंट है जो कि कंटिन्यूअस है। हर दिन जो है सो आपको एथिकली करेक्ट रहना है, आपका बिहेवियर एथिकली करेक्ट रहना है अपने एसोसिएट्स और स्टेक होल्डर के साथ। ओके, तो इसको प्रमोट करना है कंपनी का टॉप मैनेजर से लेकर नीचे तक, ये टॉप मैनेजमेंट ही कर सकता है। नीचे वाला एम्प्लॉय चाहेगा कि हम एथिकल बिहेवियर और सारे स्टेक होल्डर्स और एसोसिएट्स के बीच में हो, तो उसके बस के बाहर की बात है। जब ऊपर से चलेगा ये, यानी इम्प्लीमेंटेशन, देन नीचे के लेवल में भी हर लेवल पर ये इम्प्लीमेंट होंगे। Last one is 8th one, adhering and promoting a code of ethics in the company। ये सारे जो 7 कोड